उधर बारात भी निकल चुकी थी, आधे रास्ते में पहुंच गई थी। कुछ ही देर में बारात हवेली पर पहुंच जाएगी। यह सुनकर के तन्वी भी अपने कमरे में चली गई रेडी होने के लिए। वह बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर के लहंगे में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। खुले कर्ली हेयर, आँखों में आईलाइनर, होठों पर पिंक लिपस्टिक, हाथों में कलाई भर की चूड़ियाँ, कानों में बड़े बड़े ईयरिंग्स। देखकर ऐसा लग रहा था कि वही इस शादी की दुल्हन है। भला की खूबसूरत लग रही थी। मासूमियत तो उसके चेहरे से टपक रही थी। वही काव्या हकला रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस वक्त वह बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रही थी, जिस घर में बचपन बीता, जिस आंगन में मेरी परवरिश हुई, उसे छोड़ना आसान नहीं है। पता नहीं आगे का जीवन कैसा होगा मेरा, क्या मैं वहाँ खुश रह पाऊँगी। सोनम ने काव्या के हाथ पकड़ लिए और फिर बोली, बहन की तरह उसकी आंखों में देखते हुए, अरे पगली, डरना क्यों। हर लड़की को अपनी शादी से पहले यही डर लगता है। एक नई घर, नए लोग, नए रिश्ते को दुनिया में कदम रखना कोई छोटी बात नहीं। पर तुम जिस घर में जा रही हो वह लोग बहुत अच्छे हैं। तेरे होने वाले हस्बैंड को देखकर लगता है कि तुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा वहाँ। यहाँ की चिंता छोड़ दे। अंकल आंटी ने सोच समझ कर यह रिश्ता तय किया है। तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो। काव्या कुछ नहीं बोली, बस सोनम को देखते रही। तू एक नई शुरुआत कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि तू जहाँ भी जाएगी वहाँ अपनापन से सबका दिल जीत लेगी। सोनम ने मुस्कुराते हुए बोल रही थी तो काव्या ने सोनम को गले से लगा लिया। भीतर तो कुछ टूट ही रहा था। सोनम की बातों से उसे थोड़ी राहत दी, पर उलझन अभी वैसे ही था, क्योंकि फ़ैसला अभी भी उसे खुद ही करना था। प्यार या फ़र्ज, आकाश या अपने माँ बाप को चुने। वह अपने सोचों में गुम थी कि सोनम ने काव्या की आंखों में देखी, धीरे से बोली, चलो अब बारात बस आने ही वाली है। वह होटल से बारात निकल चुकी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। काव्या ने यह सुनकर के धीरे से अपना सर हाँ में हिलाई और दोनों कमरे में चली गई। काव्या को कमरे में आते हुए देखकर तन्वी कहने लगी, दीदी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई थी। सोनम काव्या को रेडी करने आई थी। वह कहने लगी, पहले तुम ड्रेस चेंज करोगी या फिर मैं तुम्हें तैयार करूं। काव्या इस वक्त भी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैठी थी। या फिर मैं जाऊं, तुम लहंगा चेंज कर लोगी, उसके बाद मैं आऊं। इस पर काव्या बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, सोनम क्या मैं कुछ देर अकेले रह सकती हूँ। सोनम बोली, हाँ मुझे समझ आ गया कि तू चेंज करना चाहती है। ठीक है, मैं कमरे से जा रही हूँ, तो जल्दी से चेंज कर ले। काव्या बोली, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि वह खुद से तैयार हो जाएगी, क्योंकि वह सोनम के साथ ही पार्लर सीखी हुई थी। इसीलिए सोनम जानती थी कि वह रेडी हो जाएगी। वह यह सोचकर कमरे से बाहर आ गई। बोली, ठीक है, कोई ज़रूरत हो तो बस आवाज़ देना, मैं बाहर ही हूँ। तन्वी ने भी काव्या की ओर देख करके मुस्कुराई और बोली, बेस्ट ऑफ लक दीदी, बारातियों की नज़र सिर्फ आप पर ही होगा। इतना कहकर दोनों चली गई। इस वक्त काव्या कमरे के अंदर अकेली थी। कमरे में पड़े शादी के जोड़े, गहने सब ऐसे ही थे। उसके दिल में अभी सिर्फ आकाश के नाम ही गुज रहा था। वह धीरे से पलंग पर बैठ गई, हाथों में अपनी मेहंदी को देखने लगी। एक बार फिर उसका फ़ोन बजा। इस बार भी आकाश का ही फ़ोन था। काव्या की हिम्मत नहीं हुई कि वह फ़ोन उठाए, लेकिन अगले ही पल फ़ोन कट हो गया और वह 2 सेकंड के भीतर एक मैसेज आया, मैं जानता हूँ कि तुम उलझन में हो, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम जहाँ भी रहोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे मुझे दुनिया से लड़ना क्यों ना हो या हर किसी के खिलाफ जाना पड़े, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। काव्या ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए खुद को पूरी तरह आकाश की आवाज़ में खो दिया। उसके दिल में जो सवाल थे उसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आकाश की बातें जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। कुछ वक्त चुप्पी के बाद काव्या ने अपना फ़ोन उठाया
और आकाश को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही आकाश की आवाज़ आई, काव्या। उसकी आवाज़ में एक उम्मीद थी, एक प्यार था जो काव्या को सुनकर दिल को छू गया। आकाश, काव्या ने कहा, मैं आ रही हूँ। फ़ोन रखते ही काव्या का दिल हल्का महसूस हुआ। उसने वहाँ से उठी और एक बार घर को देखा, वह घर जिसमें उसकी सारी यादें बसी थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और आकाश के साथ एक नई सफ़र की शुरुआत के बारे में सोचा। वह जानती थी कि यह बहुत बड़ा कदम है, लेकिन अब वह इस फैसले के साथ आगे बढ़ने को पूरी तरह से तैयार थी। उसके दिल में जो सवाल थे उसका जवाब अब उसे शायद मिल चुका था। वह रूम के खिड़की से होते हुए पीछे के रास्ते से नीचे आ गई और वह नीचे आकर सड़कों पर किनारे आकाश खड़ा था। वहाँ से फ़ौरन से अपने फेस को कवर करते हुए उसके स्कूटर पर बैठकर निकल गई। गंगा जी और तन्वी की मौसी रेनू जी जो काव्या के कमरे की तरफ आने लगी। कमरे के बाहर सोनम और तन्वी थी, वह भी रेडी होकर आ चुकी थी। गंगा जी और रेनू जी कहने लगी, बेटा दुल्हन कहाँ है? हम दुल्हन को देखने आए हैं। वह रेडी हो गई ना? तन्वी बोली, जी वो रेडी हो रही है, बस कुछ देर उन्हें टाइम चाहिए खुद के लिए। और इतना सुनकर के रेनू जी बोली, ठीक है बेटा, अच्छे से काव्या को रेडी करके नीचे लाना, बारात आ चुकी है, बस 5 मिनट में ही दुल्हन को बुलाया जाएगा। तन्वी और सोनम बाहर खड़ी थी, मगर किसी ने भी कमरा खोलकर अंदर जाकर देखने की कोशिश नहीं की काव्या क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही देर में बारात आने की शोरगुल शुरू हो गई थी। बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। तन्वी ने मुस्कुराते हुए सोनम को और कहने लगी, लगता है बारात आ गई है, चलिए दीदी उसे बालकनी से देखते हैं। सोनम ने भी सर हिलाई और दोनों जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर की ओर भागे, जहाँ से वह पूरे बारात का नज़ारा देख सकती हैं। हवेली के बाहर जैसे ही बारात की पहली धुन बजी, पूरा माहौल जगमगा उठा। हर चेहरे पर खुशी उभर आया था। बारात बहुत ही लग्जरियस था, जो देखता वही कहता कि यह तो बहुत बड़े घराने की बारात है। और इस बारात को देखकर ये लग रहा है कि बहुत ही रईसी झलक रही थी। और आखिर क्यों ना हो, वह देशमुख परिवार की यह बारात जो थी। बारात आ गई, बारात को अच्छे से स्वागत भी कर लिया गया। दूल्हे राजा यानी लक्ष्य देशमुख अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। अब इंतज़ार था सिर्फ और सिर्फ दुल्हन की। इस वक्त सब बारात देखने में लगे हुए थे। तभी गंगा जी और रेनू जी कहा, तन्वी जाओ जल्दी से दुल्हन को लेकर आओ। यह सुनकर सोनम और तन्वी काव्या के कमरे में जाने लगी। जैसे ही कमरे के बाहर गई, दरवाज़ा नॉक की, मगर कमरे के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। तन्वी यह देख करके कहने लगी, दीदी दरवाज़ा तो खुला है। वह फ़ौरन से दरवाजे को धक्का देती है, जिससे दरवाज़ा खुल गया। सोनम बोली, हाँ चलो अंदर। दोनों मिलकर अंदर चली गई, मगर कमरे में कहीं पर भी काव्या नहीं दिख रही थी। सोनम उसे हर कोने में ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मगर वह एक जीती जागती इंसान थी। वह तो कोई सामान नहीं थी कि छुपा कर रखा जाए। सोनम वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगी। वॉशरूम से भी कोई आवाज़ नहीं आती है। वह पूरी तरह से घबरा जाती है। तभी तन्वी की नज़र एक कागज़ पर पड़ी। वह फ़ौरन से उस कागज़ को उठाती है और वह देखने लगती है। उस कागज़ में देखने के बाद तन्वी की आंखें नम थी, गला सूख चुका था। किसी तरह से वह अपने गले से आवाज़ निकालते हुए बोली, काव्या दीदी भाग गई हैं। सोनम के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। इसी बीच पीछे से किसी भारी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। दोनों ने चौंक कर पलटा। दरवाजे पर लखन जी, गंगा जी, रेनू जी और ध्रुव था। चारों की आंखें कमरे में फैली खामोशी और लड़कियों के चेहरे की हालत देख चुके थे। लखन जी ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से तन्वी के हाथों से वह कागज़ ले लिए। उनकी उंगलियां कांप रही थी, आंखों में अविश्वास था। जैसे जैसे वह कागज़ को पढ़ते रहे, उनके चेहरे भी बदलते रहे। गंगा जी ने आगे बढ़कर उनका कंधा पकड़ ली और कहने लगी, क्या लिखा है इसमें? लखन जी कहने लगे, क्या लिखा है इसमें? आपकी लड़की भाग गई है।
वह किसी और से प्यार करती है, वह हमें छोड़कर जा चुकी है, यह 7 फेरे नहीं ले सकती है। वह जानती है कि वह कितनी हिम्मत जता करके यह काम कर गई और मेरे सर पर बहुत बड़ा कलंक लगा कर गई। यह कहने के बाद कागज़ उनके हाथों से छूट करके फर्श पर गिर गया। उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वह अपनी पूरी इज्जत गंवा बैठे थे। अब वह कैसे फेस करेंगे उन लड़कों वालों के सामने? क्या कहेंगे कि मेरी लड़की भाग गई, वह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। यह सारी बातें सोचकर उन्हें सांसें फूलने लगी थी, जैसे कि वह बेचैन जैसे होने लगे थे। और उसी पल वह ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गए। तभी तन्वी दौड़कर उनके पास आई और कहने लगी, ताऊ जी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और उनके कंधे पर हाथ रख दी। तन्वी की आंखें भी भर आई थी। आज पूरे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। क्या जवाब दूंगा मैं समाज को, घर वालों को, दुनिया वालों को? क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को? पीछे खड़ी गंगा जी की आंखों में भी अब आंसू थे। उनकी पलकें भीग चुकी थी। रेणु जी ने उनका हाथ थाम लिया, पर खुद भी ज़मीन की ओर लाचारी से देखती रही। कमरे में पूरी तरह से इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। लड़की के आने में इतनी देर हो रही थी, तभी देशमुख फैमिली वाले परेशान हो रहे थे कि अभी तक दुल्हन नहीं आई, ऐसा क्या बात हो गया। ओम देशमुख चिंतित होने लगे। पूरे घर वाले दिख ही नहीं रहे हैं। तभी अवनी को देखते हैं और अवनी को अपने पास बुलाते हैं और कहने लगे, बेटा बाकी के सारे घर वाले कहाँ हैं? अवनी कहने लगी, यहीं होंगे अंकल, आप देख लीजिए ज़रा। अवनी से ओम देशमुख बोले, नहीं बेटा आपके घर वाले कहीं नहीं हैं, चलिए आप अंदर मुझे लेकर। अवनी कहने लगी, ठीक है अंकल चलिए। अचानक से उस कमरे में ओम देशमुख को लेकर आई तो कमरे में परिवार के सारे सदस्य मौजूद थे। चेहरे पर चिंता, आंखों में आंसू और माहौल में गहरी उदासी छाई हुई थी। लेकिन उस भीड़ में कोई नहीं था तो सिर्फ दुल्हन काव्या नहीं थी। ओम देशमुख के चेहरे पर गंभीरता उभर आई थी। वह धीमे धीमे अंदर गए और लखन जी के पास जाकर के रुक गए और थोड़े बातों को संभालते हुए कहने लगे, लखन जी सब ठीक तो है ना? काफ़ी देर से हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बताया तो मुझे खुद आना पड़ा पूछने। लखन जी ने एक बार अपने पूरे परिवार की तरफ देखे, फिर धीरे धीरे देशमुख जी के सामने हाथ जोड़े, आंखें झुकी हुई थी, चेहरे पर गहरा शर्मिंदा था। वह बोले, माफ़ कर दीजिए ओम देशमुख जी। इतना कहते हुए उनकी आवाज़ रुक गई, जैसे सब तो उनके साथ छोड़ गए थे। तभी देशमुख जी की नज़र कमरे में रखे ड्रेसिंग पर गई। वहाँ लहंगा पड़ा हुआ था, वही लहंगा जो काव्या को पहनना था। उसे लावारिश से पड़ा देखकर सब कुछ समझ गए। देशमुख जी चुपचाप आंखें बंद किए। अब सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, जवाब तो लहंगे ने ही दे दिया था। कमरे में सन्नाटा था, हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। लखन जी अभी वहीं खड़े थे, सर झुकाए जैसे ज़मीन में गड़ गए हैं। तभी देशमुख जी बोले, कब गई वो? लखन जी कांपते होठों से कहा, सुबह से उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बोल रही थी थोड़ा अकेला रहना चाहती हूँ। हमने सोचा शादी का टेंशन होगा, पर जब बारात आई और हम उसे बुलाने गए तो वह नहीं थी। यह बोलते हुए उनकी आवाज़ भर आई थी। कमरे में काव्या की माँ ने जोर से रोना शुरू कर दिया। देशमुख जी ने कहा, कोई चिट्ठी कोई कुछ। तभी ध्रुव ने हाथों से कागज़ उठाकर दे दिया। देशमुख जी देख करके एक पल को ऐसा लगा जैसे कि वक्त थम गया हो। फिर उन्होंने लखन जी की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, जो हुआ वह बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अब हमें तय करना होगा कि समाज को क्या बताएंगे और इस रिश्ते की इज्जत कैसे बचाई जाए। यह सुनकर लखन जी कहने लगे, भाई साहब अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और सबके सामने जाकर के हाथ जोड़ कर के मैं कह देता हूँ कि दुल्हन भाग गई। देशमुख जी यह सुनकर के कहने लगे, नहीं, इससे हमारी और आपकी बदनामी होगी। मेरा देशमुख अंपायर पूरी तरह से गिर जाएगा और मैं यह होने नहीं दे सकता हूँ। तभी उनकी नज़र तन्वी पर पड़ी। वह कहने लगे, एक रास्ता है मेरे पास। लखन जी चौंक करके देशमुख जी की तरफ देखने लगे और बोले, क्या? देशमुख जी बोले, अगर आप अपनी दूसरी बेटी की
आपकी शादी मेरे बेटे से करवा दे तो आपकी इज्जत भी बने रहेगी और मेरी भी, किसी को कोई भी खबर नहीं लगेगा। तभी लखन जी बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी बच्ची तो अभी 12-13 साल की ही है, वह इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं। नहीं देशमुख जी बोले, जी मैं आपकी छोटी बेटी अवनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तन्वी की बातें कर रहा हूँ। तन्वी का नाम सुनते ही लखन जी पूरे हैरान हो गए और कहने लगे, जी यह आप कैसी बातें कर रहे हैं, यह तो मेरे भाई की बेटी है। मैं कैसे इसके माँ बाप तो ध्रुव बेटा है। मैं उस बच्ची को बलि का बकरा नहीं बनने दे सकता हूँ। मैं सबके सामने बोल देता हूँ कि मेरी बेटी भाग गई है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। देशमुख जी बोले, आगे आपकी मर्जी, मैं बस अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहता हूँ। बस मेरी इज्जत गई तो समझ लीजिए कि यह परिवार कभी भी सुखी नहीं रहेगा। इतना कहकर ओम देशमुख वहाँ से चले गए। लखन जी पूरी तरह से दुविधा में पड़ गए। ध्रुव कहने लगा, ताऊ जी वह क्या कहकर गए हैं, मैं अपनी बहन को उनके बेटे की पत्नी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी कोने में खड़ी तन्वी बोली, भाई ऐसा हो सकता है, मैं यह शादी के लिए राजी हूँ। सब लोग उस कमरे में तन्वी को देखने लगे। ध्रुव उसके पास दौड़ कर गया और कहने लगा, नहीं तुम अभी शादी के लायक नहीं हो, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुम अभी 20 साल की हो, तुम्हें अभी लाइफ में बहुत ही अचीवमेंट करनी है, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकती हो, तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी है। तभी तन्वी बोली, तो भाई मैं क्या करूँ, तो इज्जत ऐसी ही जाने दूँ, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। और सुना ना कि वह इंसान क्या कहकर गया है, अगर यह बात किसी को भी पता चली कि दुल्हन भाग गई है तो देशमुख खानदान की इज्जत चली जाएगी, और अगर इज्जत चली गई तो हमारा भी परिवार सुखी से नहीं रहेगा। ध्रुव भी यही चाहेगा कि उसका परिवार सुखी से रहे। वह भी हार चुका था। एक पल के लिए तन्वी के फैसले पर गर्व किया और उसे अपने सीने से लगा लिया और बाकी सभी लोगों को कमरे से लेकर के चला गया। और नीचे अभी भी किसी को कानों कान खबर नहीं थी और सब लोग दुल्हन की आने का इंतज़ार कर रहे थे। तन्वी चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। वह कह तो दी थी मगर वह खुद डर में पड़ गई थी। सोनम ने तन्वी को आवाज़ दी, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं बहन हूँ, चलना तैयार हो जा। तन्वी ने उसकी तरफ देखा, वह कहना चाहती थी मैं नहीं कर सकती, लेकिन होठ उसके खामोश थे। सोनम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, ठंडे हाथ कांपते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम यह नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी हम खुद को नहीं अपनों को बचाने के लिए जीते हैं। तन्वी ने चुपचाप से सर झुका लिया। सोनम ने लहंगे को उसकी तरफ बढ़ाया। कव्या की अधूरी शादी अब तन्वी को पूरा करना था। सोनम ने उसे जल्दी से तैयार कर दिया। कुंदन का हार गले में था, उसके कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, मांग टीका जिसे सोनम ने तन्वी की मांग में सजाया। फिर मेकअप की। सोनम ने तन्वी की आंखों में काजल लगाया। रेड लिपस्टिक थी, उसकी कलाई भर की चूड़ियाँ, उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। सोनम की आंखें भर आई थी। उसने धीरे से तन्वी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, कितनी सुंदर लग रही हो मेरी बहन, एक रानी की तरह। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि तुमने खुद को नहीं सबको चुना है। तन्वी ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, लाल जालीदार घूंघट उसके चेहरे को ढके हुए था, मगर उसकी चाल, उसकी गरिमा सब कुछ बयां कर रही थी। हल्के हल्के कदमों से वह सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी। पैरों की पायल की छन छन और लहराता हुआ मस्टर्ड लहंगा पूरे हॉल की नज़र को अपनी ओर खींच रहा था। घूंघट में होने के कारण उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, और वैसे भी उसको घर के कोई भी लोग ने नहीं देखा था। देशमुख परिवार में सिर्फ ओम देशमुख ने ही लड़की को देखा था, बाकी उनके परिवार में कोई नहीं जानता था। इसीलिए इन सब चीज़ों की कोई भी टेंशन नहीं थी। घूंघट पहले ही चेहरे को छुपाया था, लेकिन उसकी सजी हुई माथे पर टीका और उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ सब कुछ ऐसे बोले जा रहे थे कि कोई बेहद खास दुल्हन आ रही है। भीड़ में कुछ महिलाएं बोली, चेहरा
चेहरा तो नहीं दिख रहा है, मगर चाल बता रही है कि बहुत नाजों से पली है यह लड़की। मंडप में बैठ गई। तन्वी घूंघट के नीचे, उसकी आंखें तनी हुई थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसकी नज़रें कुछ पल के लिए दूल्हे के ऊपर गई, लेकिन उसने न जाने क्यों अपनी नज़रें हटा ली। शायद डर था कि वह इस पल को सच्चाई में बदलने से कतरा रही थी। पास बैठी आरू राहत की सांस ली दुल्हन को देख करके, क्योंकि उसके बगल में संजना बैठी थी। वह बहुत खुश थी। संजना देशमुख मैंसन में ही रहती थी, क्योंकि वह लक्ष्य की दोस्त थी। उसके घर वाले यहाँ नहीं रहते थे और वह अकेले यहाँ कैसे रहे, इसीलिए वह देशमुख परिवार में रहने लगी थी। वह बचपन से ही उसे प्यार करती थी, मगर वह जानती थी कि ओम देशमुख कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। इसीलिए वह चुप रही और अपनी तरफ से लक्ष्य को अपना बनाने की पूरी कोशिश की, मगर लक्ष्य बिल्कुल भी अपने डैड के खिलाफ नहीं जाना चाहता था और उसने संजना कपूर को कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा था। वहीं मंडप में तन्वी बैठी थी, उसके घूंघट में सजी हुई और उसकी आंखों में बेचैनी छिपी हुई थी। रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तन्वी ने अपने घूंघट के अंदर से ही पहली बार लक्ष्य की ओर नज़र डाली और जैसे ही उसकी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी, मानो वक्त थम सा गया था। लक्ष्य किसी राजकुमार की तरह सजे धजे चेहरे में था, लेकिन उसकी असली चमक उसके चेहरे की थी। तीखे नैन नक्श, गहरी काली आंखें, एक अजीब सा अट्रैक्शन था। उसकी शाही शख्सियत को और भी निखार रहा था। वह इतना हैंडसम था कि पल भर के लिए तन्वी की सांसें रुक गई। उसके दिल की धड़कन तेज होकर एक पल को थम सी गई। क्या यही मेरा पति है? तन्वी के दिल ने धीरे से सवाल किया और इस पर उसकी आंखें खुद ब खुद झुक गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जयमाला पहनाए। तन्वी की नज़र अभी झुकी हुई थी। सामने खड़ा वह शख्स, यानी कि लक्ष्य, जो अब उसका होने वाला पति था, शांत और गंभीर भाव में खड़ा था। अपनी पहले तन्वी ने कांपते हाथों से जयमाला पहनाई। उसकी उंगलियां उसके हल्के से गर्दन को छू गई और वह खुद तन्वी के लिए अनजाना सा था। फिर लक्ष्य ने गहरी नज़रों से उसे देखा, जयमाला उसके गले में डाल दिया। सबने तालियां बजाई। अब पंडित जी ने कहा, अब कन्यादान की रस्म पूरी कीजिए। कन्यादान की रस्म में अब लखन जी और गंगा जी ही करेंगे। वह दोनों आगे बढ़े। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। लखन जी ने तन्वी की हथेली को लक्ष्य के हाथों में रखा और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। लक्ष्य ने बिना एक शब्द बोले तन्वी का हाथ थाम लिया। तन्वी ने नज़र नहीं उठाई, लेकिन उसकी उंगलियां धीरे से कस गई थी। पंडित जी ने तन्वी और लक्ष्य को अग्नि के साथ फेरे लेने का संकेत दिया। तन्वी धीरे धीरे अपने लहंगे का पल्लू संभाली और लक्ष्य के पीछे चलने लगी। उसके पैर थरथरा रहे थे, मगर हर कदम के साथ एक नई जिम्मेदारी की आहट भी सुनाई दे रही थी। 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों का बंधन। तभी सिंदूर लगाने की बारी आई। घूंघट के अंदर तन्वी की आंखें थम गई थी। जैसे ही लक्ष्य ने सिंदूर उसकी मांग में भरा, एक पल के लिए कांप गई। उसकी ज़िंदगी का सबसे अलग पल था वह। लक्ष्य ने तन्वी की ओर बढ़ते हुए उसे मंगलसूत्र को उसकी गर्दन में पहना दिया। उसकी उंगलियां जब तन्वी की गर्दन के पास पहुंची तो तन्वी ने खुद ब खुद अपनी सांसें रोक ली थी। उसका मन इस नए रिश्ते को डोर को महसूस कर रहा था। सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया और फूल बरसाने लगे। पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। फिर बारी आई विदाई की। वह रोते हुए अपने भाई के गले लग गई। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उन सब से दूर हो जाएगी। तन्वी ने मुड़कर देखा। उसके घूंघट के अंदर से बहते हुए आंसू अब दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी सांसों में घर की मिट्टी की खुशबू अभी थी। वह गाड़ी में बैठ गई। लक्ष्य उसके पास ही था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दरवाज़ा बंद हुआ और जैसे ही गाड़ी ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, पीछे से गंगा जी और रेणु जी फूट फूट कर रोने लगी। रो तो ध्रुव भी रहा था। लखन जी ने उन्हें संभाला और ध्रुव का दिल, वह तो अब वही जानता कि किस कदर दर्द में था। सुबह से दोपहर तक वह लोग दिल्ली के देशमुख मैंसन पहुँच चुके थे। आलीशान मैंसन को देखकर पूरी तरह से हैरान
हैरान हो गई थी तन्वी। वह एक पल के लिए तो पलकें झपकाना भी भूल गई थी। तभी लक्ष्य गाड़ी से बाहर निकला और जब देखा कि तन्वी बाहर नहीं निकल रही है तो वह गुस्से में बोला, अब खुद से निकलोगी या फिर तुम्हारे लिए अलग से खातिरदारी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर के तन्वी धीरे से गाड़ी से बाहर निकली। तन्वी के ससुराल में बहू के गृह प्रवेश के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी की गई थी। एकदम शानो शौकत की तरह, किसी ने बहू को पहले नहीं देखा था। इसी वजह से वह तन्वी को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि तन्वी बहुत ही खूबसूरत जो थी। उसकी खूबसूरती देखकर तो लक्ष्य भी एक पल के लिए खोसा गया था, क्योंकि वह बहुत देर से घूंघट में थी और गाड़ी से निकलते हुए वह अपना घूंघट हटाती। तन्वी के दिल में घबराहट थी। नई जगह थी, नई जिम्मेदारी आई, नए लोग थे। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे कमरे में ले जाया जा रहा था। तभी संजना आई और कहने लगी, सर्वेंट से हटो, मैं लेकर जाती हूँ। यह सुनकर के वह सर्वेंट वहाँ से चली गई। संजना ने इस वक्त तन्वी को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे सीढ़ियों से ले जाने लगी, मगर अचानक से उसने अपने हाथों को घुमा दिया। तन्वी सीढ़ियों पर से गिरते हुए नीचे आ गई। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी गिरने की आवाज़ उन्हें सुनाई थी। सब लोग दौड़ कर गए और देखते हैं कि तन्वी सीढ़ियों से गिरी हुई थी और उसको माथे पर चोट लगी थी। वह बेहोश हो चुकी थी। यह देखकर लक्ष्य की माँ साधना जी चिल्लाते हुए कहने लगी, जल्दी से उठाओ और लेकर चलो कमरे में और डॉक्टर को बुलाओ। इतना सुनते ही रोशन ने फ़ौरन से डॉक्टर को कॉल किया। लक्ष्य ने गोद में तन्वी को उठाया और उसे अपने कमरे में लेकर गया। उसे बेड पर सुलाया। उसके माथे से ब्लड निकल रहा था। उधर संजना उसे गिरा करके अपने कमरे में चली गई थी, मगर वह बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे गिरा तो दिया, पर मेरा क्या होगा? अगर वह सबको बता देगी तो मुझे पहले यह बात सोच लेना चाहिए था, मगर वह तो यह सब जलन में की थी, क्योंकि अब तो लक्ष्य की वाइफ हो चुकी थी तन्वी। अब तो चाहकर भी लक्ष्य के करीब नहीं जा सकती थी। उधर डॉक्टर भी आ गए। फ़ौरन से डॉक्टर ने तन्वी के सर पर बैंडेज किया। तन्वी अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और बोले, हॉस्पिटल आपको लेकर इन्हें कल आना होगा। इनके दिमाग के चेकअप करेंगे, कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं आई है ना। ओम देशमुख भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। वह टेंशन में हो गए थे कि अचानक से इस बच्ची को क्या हो गया। कहीं टेंशन की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं। फिर वह अपने सर झटक दिए और डॉक्टर के साथ बाहर आ गए। आधे घंटे के बाद तन्वी की आंखें खुली। वह चौंक करके उठी। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। लक्ष्य सोफे पर कमरे में बैठा हुआ था। वह इस वक्त तन्वी के होश में आने का वेट कर रहा था। तन्वी को उठते हुए देखकर वह तन्वी के पास आया और कहने लगा, कैसी हो आप, ठीक हो ना? सर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? तन्वी बोली, मैं ठीक हूँ, मगर उसे बहुत तेज़ प्यास लगी थी। वह बोली, मुझे पानी चाहिए। वह जैसे ही पानी का जग उठाया, उसमें पानी ही नहीं था। वह कहने लगा, पानी नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वह नीचे किचन में पानी लेने चला गया। कुछ ही देर में वह पानी लेकर आया और फ़ौरन से ग्लास में पानी निकाला और तन्वी के आगे बढ़ाया। उसे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। उसने कहा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। इस वक्त लक्ष्य थोड़ा गुस्से में हुआ और बोला, एक बार में बोलना चाहिए था ना, पानी और खाना दोनों चाहिए। वह तो सर्वेंट ने उसके लिए टेबल पर खाना रख कर गई थी। उसके सोफ़े के पास टेबल और वहाँ से खाना की प्लेट उठाया। खाना अभी गर्म था। तन्वी उसे खाने को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी। वह सुबह से ही खाना खाई थी। उसके बाद तो इतना सब कुछ हो चुका कि उसे खाने की फुर्सत ही नहीं मिली। तभी तन्वी अभी खाना खा ही रही थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसका फ़ोन इस वक्त उसके बैग में था। यह देखकर लक्ष्य ने उसके बैग से उसका फ़ोन निकाला। उस पर पिंकी लिखा हुआ था। वह फ़ोन तन्वी के पास लाया और बोला, यह कौन है? तन्वी। तभी तन्वी ने उसके हाथों से फ़ोन ली और कॉल को रिसीव कर लिया। तन्वी के हेलो बोलने से पहले ही पिंकी ने बोला, तुम कब आ रही हो, बता दो मुझे, जल्दी से आओ, एग्ज़ाम का टाइम 2 दिन के बाद ही है। इतना सुनते ही तन्वी बोली, मगर कैसे यार, इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं हो सकते, अभी तो
1 वीक के बाद होने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी? पिंकी बोली हाँ, क्योंकि आज ही कॉलेज में अनाउंसमेंट हुआ है कि बस 2 दिन के बाद ही एग्ज़ाम है। तुम बता दो कब आ रही हो? तन्वी इस वक्त बहुत सोच में पड़ गई थी। उसको इस तरह से सोचते हुए देखकर लक्ष्य से रहा नहीं गया। उसने उसके हाथ से फ़ोन लिया और अपने कान के पास लगाया और बोला, आप बाद में बात कर सकती हैं, अभी इन्हें खाना खाने दीजिए, यह बहुत देर से भूखी हैं। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर दिया। अभी तन्वी उसे रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि फ़ोन तो कट चुका था। लक्ष्य की तरफ देख करके कहने लगी, आपने फ़ोन क्यों काटा? आपको पता है कि आपने कितना बड़ा जुर्म किया है? आपको थोड़ी सी भी अकल है कि नहीं? मेरे 2 दिन के बाद ही एग्ज़ाम होने वाले हैं और मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करूं? मुझे पिंकी से अभी इसी वक्त मिलने जाना होगा। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।